हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार आपके बीच विजय ऑनलाइन क्लासेस पर सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है जिसको गणित कहा जाता है, और गणित में 10वीं क्लास की गणित में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो सबसे परिश्रम भरा चैप्टर होता है वो होता है त्रिकोणमिति। जी, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के डर को आपके अंदर से मिटाने के लिए हम आए हैं। और जो बच्चों इस चैप्टर में आप संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष को कम करने के लिए आए हैं, इस चैप्टर को आसान करने के लिए आए हैं। तो जो भी बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, हमारी गारंटी है कि उसे यह वीडियो ही नहीं बल्कि पूरा त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। जीरो से स्टार्ट होगा और आपके मंजिल तक आपको लेके जाएंगे। तो इसी के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति, जो कि विजय ऑनलाइन क्लासेस पर देख रहे हैं आप। और चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति पे। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति शब्द है, यह शब्द बच्चों आपस में कुछ आपसे कह रहा है। तो जो आपको कह रहा है उसको समझना है। क्या कह रहा है सर? हाँ देखिए, इसमें एक तो त्रि है, एक तो कोण है और एक मिति है। तीन शब्द, त्रिकोण मिति, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा त्रिकोणमिति। तो आपको एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। तो त्रि का मतलब होता है बच्चों तीन, त्रि का मतलब तीन। और एक है कोण, तो कोण का मतलब बच्चों कोण ही होता है। और एक होता है मिति, मिति का मतलब हुआ बच्चों मापना। और आपके भाषा में वही मापना और नापना जो कहते हैं वही बात। तो सर क्या क्या इसका अर्थ आया? तीन कोण को जो आप मापते हैं, तीन कोण को जो आप मापते हैं क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति सर। हाँ समझ गए, तीन कोण को जो आप मापिएगा वही आपका त्रिकोणमिति कहलाएगा। समझ गए सर? ठीक। तो अब बात यह है, क्या बात है सर, कि त्रिकोणमिति या जो तीन कोण है, तीन कोण, तीन कोण बच्चों किस में होता है? तीन कोण होता है बच्चों त्रिभुज में। त्रिभुज का जो परिभाषा है वह क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई तस्वीर को त्रिभुज कहते हैं। हाँ, तो तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में। यानी आपको त्रिकोणमिति समझने के लिए आपको त्रिभुज समझना होगा। और त्रिभुज के बाद हम देखेंगे त्रिकोणमिति का क्या महत्व है। तो अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा त्रिकोणमिति के बाद कि त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में बच्चों ट्रायंगल कहते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल। तो इसका परिभाषा होता है, आप लोग लिख लीजिए, कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को
त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए आपके बीच त्रिभुज का एक तस्वीर लाते हैं। ये इसे ही क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब हम समझेंगे कि त्रिभुज में भुजा कहाँ है, क्योंकि परिभाषा जो आप लिखे हैं कि तीन भुजाओं से, किससे? तीन भुजा से घिरी, यानी तीन गो भुजा है उससे घिरा हुआ है, और घिरी हुई जो तस्वीर बन रहा है, जो आकृति बन रहा है, जो फोटो बन रहा है, उसी को आप क्या कहते हैं? त्रिभुज। हाँ सर, तो एक ये वाला भुजा है, एक ये वाला भुजा है, और ये तीसरा भुजा है। तो भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, ये नहीं कि एक ऐसे दे दिए, एक यहां दे दिए, एक यहां, ये तो तीनों अलग हो गया, तीन भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, यानी तीनों भुजा एक साथ होना चाहिए, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए इसके त्रिभुज का कुछ जो है नाम दे देते हैं। इसका नाम आप दे सकते हैं इस कोण का A, और इसका नाम B, और इसका नाम C, कुछ भी आप दे सकते हैं। PQR MNO, आपका जो इच्छा है आप वो दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हाँ, आप देखें कि त्रिभुज में A, B और C तीन भुजा, तीन कोण होता है। हाँ सर, कोण होता है। अब त्रिभुज में होता क्या क्या है इसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, त्रिभुज में तीन कोण होता है। क्या होता है? तीन कोण होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है। अब कोण कहां बनता है सर? दो रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को कोण कहते हैं, या दो रेखाओं के बीच जो बनता है, ऐसे एक रेखा इधर से एक रेखा इधर जब मिलेगा तो बीच में कोण बनेगा, इसी को कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक कोण यहां पे देखिए, यहां से दो रेखा है तो एक कोण यहां बना, एक यहां पे दो रेखा है तो यहां बना, एक यहां बना। तो 1 2 3 त्रिभुज में कितना कोण हुआ? 3 को नाम दे देते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कौन? तो कोण A, और यह कोण का सिंबल है। यदि कहीं पे लिखा हो, आप तो हिंदी में कोण ऐसे लिख लेते हैं, और ऐसे लिखा हो तो यह दोनों, यह मैथमेटिकल संकेत है, सिंबल है, ठीक है, गणित वाला संकेत। यहाँ ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि कोण लिखा हुआ। हाँ, और यह वाला त्रिभुज का संकेत है। छोटा सा त्रिभुज बना देना है, आपको लगेगा कि हाँ त्रिभुज ही है। अब लिखिएगा बार बार आप त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब कोण A सर, कोण B सर, और कोण C। तो पहला पॉइंट में देखें, त्रिभुज में तीन कोण होता है, कोण A, कोण B या कोण C। और दूसरा पॉइंट देखिए, कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 ठो बताए थे। भुजा A, भुजा 2, भुजा 3, एक भुजा, दो भुजा, तीसरा भुजा। अब देखिए, आप इस पूरे को क्या कर सकते हैं? A से B, AB, क्या कहिएगा? AB। दूसरा भुजा BC। इस रेखा की लंबाई के बच्चों, AB के लंबाई को भुजा कहते हैं, BC के लंबाई को भुजा कहते हैं, और AC के ये जो लाइन है इस रेखा के लंबाई को ही भुजा कहते हैं, और दो लाइन के बीच में जो बनता है उसे कोण कहते हैं। हाँ, इस बार दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। AB के जो लंबाई होगा, टोटल लंबाई, जैसे कि यह मार्कर, इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो मान लीजिए मार्कर को यहाँ रखे, तो यह लंबाई इसका भुजा कहलाएगा, और जो इस दो रेखा के बीच में बन रहा है उसको आप कोण कहिएगा। हाँ, तो AB भुजा है सर, हाँ, BC भुजा है सर, हाँ, और क्या है सर? तो AC। क्या है? AC।
तो त्रिभुज में पहला नंबर देखें कि 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा होता है दूसरा नंबर में। अब तीसरा नंबर में सर, हाँ जो सर कोण होता है तो उसका कुछ मान आता होगा। हाँ सर होता है। क्या मान होता है? देखिए तीसरा नंबर में जो है यहां पे लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो सर कैसे इसको मैथमेटिकल के कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी अब बराबर 180 डिग्री, यानी कि यह तीनों में जो कोण बन रहा है इस तीनों को जोड़िएगा, इस वाला कोण को, इस वाला कोण को, इस वाला कोण को, तो कितना डिग्री आपको मिलेगा? 180 डिग्री। तो आप 3 चीज पढ़े त्रिभुज में कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ अब इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिभुज के प्रकार। जिसको भी लिखना है आप वीडियो को रोक के पहले आराम से लिख लीजिए, उसके बाद फिर चलाइए, उसके बाद आप देखना आगे प्रारंभ करिए। हाँ अब इसके बाद देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार बच्चों त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होते हैं, एक तो भुजा के अनुसार और एक तो कोण के अनुसार। तो आपको जहां तक आपके 10वीं कक्षा में इस्तेमाल होने वाला है वह कोण के अनुसार ही होने वाला है। हाँ कोण के अनुसार, लेकिन आपको जानकारी के लिए दोनों के अनुसार से हम बता देते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला बताते हैं आपको भुजा के अनुसार। भुजा के अनुसार तो भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। यह था भुजा के अनुसार 3 प्रकार का। अब पहला सर जो समबाहु त्रिभुज है, यह किसे कहते हैं? देखो जैसे कि आपको एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं यहां पे, तो इस त्रिभुज का जो भुजा है ए, बी और सी, यदि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो? तीनों बराबर हो, तो जितना लंबाई ए बी का होगा बच्चों उतना ही लंबाई बी सी का होगा और उतना ही लंबाई ए सी का होगा। यदि 1 मीटर ए बी का लंबाई है और तब बी सी का भी लंबाई कितना होगा? 1 मीटर, और ए सी का भी लंबाई कितना होगा? 1 मीटर। तो तीनों भुजा आपस में बराबर है सर। तो यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहला वाला में कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो हमारा वीडियो जो बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं सुन के। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो फिर एक त्रिभुज आप बनाइए, फिर उसका नाम लिख लीजिए ए बी सी। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं सर? जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। मान लीजिए इसका 1 मीटर लंबाई है ए बी का, और बी सी का भी लंबाई 1 मीटर है, लेकिन ए सी का लंबाई 1.5 मीटर है, तो इसका लंबाई अलग हो गया, लेकिन यह दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ
अब लास्ट वाला है बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। तो फिर से एक आप फोटो बना लीजिए, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका आपस में एक भी भुजा बराबर नहीं हो, सब अलग अलग हो, ए बी भी, बी सी भी, ए सी। अब देखिए ए बी और सी, मान लीजिए इसका 1 मीटर, तो ये वाला हो जाएगा 1.5 मीटर, आई वाला हो जाएगा 2 मीटर। तो सबका क्या होगा, अलग अलग, कोई मैच नहीं करेगा, ई भी अलग, ई भी अलग, ई भी अलग। देखिए E1 है, E2 है, E3 है, वो छोटका, ई बड़का, ओकरोस बड़का, तीनों अलग अलग। तो सेट नहीं किया, अलग अलग हो गया। तो यदि किसी त्रिभुज का सब भुजा आपस में अलग होगा उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसको परिभाषा लिखना हमारे वीडियो को सुनिए और उसके बाद लिखिए। हाँ, उसके बाद चलिए आते हैं आगे कि इस बार भुजा के अनुसार तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कोण के अनुसार। कोण के अनुसार त्रिभुज का प्रकार। ठीक, यहां भी आप लिख सकते हैं, यहां तो लिखबे क्या, त्रिभुज का प्रकार भुजा के अनुसार। चलिए अब कोण के अनुसार भुजा का, हाँ देखिए पहला नंबर, पहला कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और दूसरा नंबर को कहते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो आप कोण के अनुसार भी 3 त्रिभुज देख रहे हैं। हाँ सर, तो पहला है अधिक कोण त्रिभुज। पहला देखते हैं, पहला अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे सर, एक सेकंड देखिए, आप एक त्रिभुज का फोटो ड्रॉ करिए। अब इसमें जो कोण यहां बनेगा, चाहे यहां बनेगा, चाहे यहां बनेगा, चाहे ए पे बने, चाहे बी पे बने, चाहे सी पे बने, कहीं पे बने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बनने वाला जो कोण है त्रिभुज का वह 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, चाहे 110 हो जाए, चाहे 91 हो जाए, 92 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम नहीं ज्यादा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए, परिभाषा लिखना है, लिखिए। यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो इसका परिभाषा होगा 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो इसमें आप कहिएगा किसी भी त्रिभुज का यदि कोई एक भी कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आइए तीसरा वाला न्यून कोण। तो यहां पे कहिएगा 90 डिग्री से सर कम, 90 डिग्री से कम। तो यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से कम हो, 60 हो, 65 हो, 30 हो, 40 हो, 80 हो, कुछ भी हो, 87 हो, तो जितना कम वाला होगा, कम डिग्री वाला कोण बनेगा त्रिभुज में, तो वह कोण को ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा त्रिभुज या कोई त्रिभुज जिसका कोई कोण 90 डिग्री से कम हो उसे आप न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस तरह से आप समझ गए त्रिभुज के प्रकार। तो अभी तक में आप 3 चीज पढ़े, त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का प्रकार। अब इसके बाद जो समझेंगे वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यह चैप्टर में वह है समकोण त्रिभुज को पढ़ना। समकोण त्रिभुज, इसको एकदम डिटेल्स में पढ़ना है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज का जो फिगर होता है, जो बनावट होता है, उसको एक नजर देखते हैं।
एक इधर से बना दीजिए और एक इधर से बना दीजिए। यह दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज। नाम दे दीजिए ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसी कोण को 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब बताइए त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना बताए थे? 180 डिग्री। अब त्रिभुज का 3 कोण, एक कोण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो अकेला यह 90 हो गया। तो जब यह दोनों बचा तो इस दोनों को अब 90 से तो कम मिलेगा, क्योंकि यह अकेला ही 90 हो चुका है। और जब आप 180 आपके पास है, आपको 3 आदमी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, आप बी वाला को 90 दे चुके हैं, तो आपके पास कितना बच गया? 90। तो इसी 90 में से आपको 2 आदमी को देना है, ए को भी और सी को भी। तब यहां पे क्या क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जब वहां कम हो जाएगा ए और सी के पास, तो यहां पे आप या तो 45 इसको दे दीजिए या तो सी को 45 दे दीजिए। तो आप यह देख लिए कि यहां पे जो कोण बनेगा वह न्यून कोण बनेगा। हां सर, ये तो समझ गए। तो आप देखें कि 90 डिग्री कहां बनता है? यहां पे। और इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देख लिए 90 डिग्री बनता है, समकोण त्रिभुज ऐसा दिखता है। अब समकोण त्रिभुज का आप देख लिए कैसा दिखता है। उसके बाद एक चीज बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। क्या होता है सर? पहला वाला जिसको कहते हैं लंब, और दूसरा वाला जिसको कहते हैं कर्ण, और तीसरा वाला लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। तो अब समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो समकोण के सामने वाला होगा, समकोण के सामने वाला भुजा को, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो जो भी समकोण है, इसके सामने वाला भुजा, इसको क्या कहेंगे? कर्ण। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। और एक बात और कि लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। तो आप कर्ण के बदले आप क्या लिख सकते हैं? H। यानी ये वाला लाइन को क्या कहिएगा? H। ये वाला लाइन को क्या कहिएगा? H। और जो बच्चों जो नीचे वाला रेखा होता है, नीचे वाला, उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। ये नीचे वाला को, जो लाइन सोया हुआ रहता है उसे आधार, और जो लाइन खड़ा रहता है उसको लंब। क्या कहते हैं? तो यह लंब इसके लिए भी हो गया, यह लंब इसके लिए भी हो गया, और इसके लिए आधार। फिर इसको लिख दीजिए। एकदम बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? जो लाइन नीचे है, सोया हुआ है, उसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है। और ये जो लाइन है समकोण के सामने वाला, इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण। ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे आपको एक समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है। क्या है? पोल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ से आप मान लीजिए जमीन पे आप लेट के यहाँ से पोल को आप देख रहे हैं। ठीक है। पोल का कोने को आप देख रहे हैं। तो जहाँ आप पोल के कोने को देख रहे हैं, जो आपके देखने के बाद एक लाइनिंग बना है, इसको कहते हैं आप कर्ण। और जो कोना पे आप देख रहे थे, और उसी का नीचे वाला भाग को फिर एक बार देखिए, तो नीचे वाला जो नीचे से यहाँ तक देखे, इसको कहते हैं आधार। और जो पूरा लाइन है नीचे से ऊपर वाला, ऐसे करके आप एक बार देख लीजिए, उस लाइन को क्या कहिएगा? लंब। क्या कहिएगा? लंब। बस, बहुत आसान था। तो आप देख कहाँ से रहे हैं? यहाँ से। यहाँ से देख रहे हैं ये वाला लाइन। ये वाला जहां कोना पे देखेगा, तो यहां से कोना पे ऐसे करके देखिएगा, तो ये वाला वो लाइन वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। और जो पूरा लाइन देखिएगा तो वो कहलाएगा लंब, और नीचे देखिएगा तो क्या कहलाएगा? आधार।
बोलिए एकदम आसान था कि नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि जब समकोण त्रिभुज में एक चीज आएगा जिसका खतरनाक एंट्री कहा जाए, जहां से बच्चों में डर आना स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं थीटा। हाँ, थीटा के आने पर समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, अब देखिए जब थीटा आ जाएगा समकोण त्रिभुज में तो क्या होगा देखते हैं। या तो समकोण त्रिभुज बन गया, नाम दे दीजिए ए, बी और सी। मान लो थीटा यहां पे आ गया ए के पास, तो जब थीटा आता है ना बच्चों, थीटा का काम है, एक ही काम है थीटा का, कि त्रिभुज में जहां पे थीटा आएगा, जहां पे थीटा होगा, उसके सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे, बस, और कोई बात नहीं, खत्म, कहानी खत्म। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ठीक, कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। हाँ सर, तो जो समकोण था, एक बात इसका भी लिख लेते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए, तो जो समकोण था इसके सामने वाला को क्या कहेंगे, कर्ण, और जो थीटा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जो अब बच गया एक लाइन उसको क्या कह देंगे, आधार। देखिए, थीटा के आने पर यह पहले आधार हुआ करता था जब थीटा नहीं था। जब समकोण त्रिभुज में नहीं था तो जो सोया हुआ लाइन था, नीचे वाला लाइन था, उसको आप आधार कहते थे। लेकिन जब थीटा आ गया तो लाइन बदल गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला को तो लंब कहना ही कहना है। हाँ, उसको कोई बदल नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए, वह लंब का लंब ही रहेगा। और जो लाइन था कि जो बच गया एक ठो, वो आधार हो जाएगा। हाँ, तो जब भी समकोण त्रिभुज में जहां थीटा आएगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। सारी बातों को लिख दिया गया है, आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको बनाने के लिए देते हैं। जैसे कि देखिए ए, बी और सी, इस बार सी को थीटा मानिए, आप बनाइए इसको। तो आप कहिएगा सर सी के सामने वाला इस बार यह लंब रहेगा, हाँ, और नीचे वाला आधार रहेगा, हाँ, और समकोण के सामने वाला कर्ण होगा। एकदम सही, सीख गए इस बार कि जहां थीटा लेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। जैसे कि देखो, नाम दो, इस बार इसको बी लो, इसको सी लो। अब यदि बी को आप थीटा मानिएगा तो क्या होगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और यह समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। हमको लगता है आप यह सीख गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में यदि थीटा आ जाएगा तो लंब, आधार, कर्ण और कैसे पहचाने। हाँ, तो इसके बाद एक और प्यारा सा सूत्र आता है जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो यह प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। शॉर्ट में कहिए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटाइए तो इस साइड रूट आ जाएगा। तो यह सूत्र है जिसका हमेशा आपको जरूरी पड़ेगा त्रिकोणमिति में, और इस सूत्र को समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यह समझ लीजिए।
बहुत बढ़िया से समझ लो कि पाइथागोरस प्रमेय आखिर आया क्यों। जब आपको h दिया रहेगा या p दिया रहेगा तो b का मान आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जब आपको h दिया रहेगा, b दिया रहेगा तो आप p का मान निकाल सकते हैं। जब आपको p दिया रहेगा, b दिया रहेगा तो आप h का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस 3 गो में p, b और h में, यानी कि लंब, आधार और कर्ण में आपको 2 चीज दिया हुआ रहेगा सवाल में, और आपको तीसरा निकालना ही पड़ेगा। और किसकी सहायता से निकालेंगे? वह पाइथागोरस प्रमेय की ही सहायता से निकालेंगे, या सूत्र पे बैठाएंगे, आपका आंसर आएगा। अब जैसे कि देखिए, यहां से आपको p और b का मान पता है तो आप h का मान निकाल सकते हैं, इस पे बैठाएंगे h का मान आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने p का, h का, b का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। बहुत आसान है। तो एक निकाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि p का मान 5 है और b का मान भी 5 है तो h का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए, तो यहां पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है सर? पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपको निकालना है, p कितना है? 5 का स्क्वायर, b कितना है? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हो h स्क्वायर। अब h बराबर रूट 25 25 50, स्क्वायर हटा है, रूट चढ़ा है। अब 50 को आप तोड़ लीजिए, 25 5 5, तो जिसका पेयर लग गया हुआ बाहर आ जाएगा, जो सिंगल बच गया हुआ रूट के अंदर चल जाएगा। तो h बराबर क्या आया? 5 रूट 2। आप 50 को रूट में तोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। तो इस तरह से आप h का मान निकालिए जब आपको p और b का मान दिया रहेगा। अब बच्चों इसके बाद जो आता है वह आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। बिना त्रिकोणमितीय अनुपात के आपका एक भी सवाल नहीं हिलेगा। तो इसके बाद जो आएगा उसका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों 6 होता है। कितना होता है? 6 को। कौन कौन सर? तो एक होता है साइन थीटा, इसके बाद होता है कॉस थीटा, इसके बाद होता है टेन थीटा। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है b बटे एच, और टेन थीटा बराबर होता है p बटे b। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है तो यह उलट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? h बटे p। सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा h बटे p। और कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है तो यहाँ हो जाएगा b बटे p। तो आप सब समझ रहे हैं। p बटे h का मतलब क्या? p का मतलब लंब, h का मतलब कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। और इसका उल्टा लिखिएगा यहाँ पे कर्ण बटे लंब। तो आप हिंदी भी बच्चों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है वह हिंदी लिखिए, जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश लिखिए। अब यह b का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे p का मतलब लंब बटे आधार, और यहाँ पे कर्ण बटे आधार ना। और यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ b बटे h है तो यहाँ h बटे b होना चाहिए, यहाँ p लिखा गया था मिस्टेक से। ठीक है, इसका उल्टा होता है कोस का उल्टा सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर b बटे h, तो सेक थीटा बराबर h बटे b, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा, यहाँ है लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यह जो सूत्र है बच्चों आपको यह याद करना ही होगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताएं। पहला क्या है? साइन थीटा, उसके बाद क्या है? कॉस थीटा, उसके बाद क्या है? टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण,
P बटे H, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B बटे H, B यानी आधार, H यानी कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी P बटे B, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और इसका हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगा, H बटे P। आप ऐसे याद कर सकते हैं। sec थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा cos थीटा का, कर्ण बटे आधार और H बटे B, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब B बटे P। तो यहां तक में बच्चों आपका त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप सवाल बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब आपका जो सवाल का प्रैक्टिस है एक्सरसाइज 8.1 जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजय ऑनलाइन क्लासेस।